हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रही हूँ ज्योग्राफी का पीजीटी का सिलेबस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो अब आपका एचटेट का न्यू सिलेबस आया है, ये रहेगा भाई आपका एचटेट ज्योग्राफी का। ठीक है, एचटेट ज्योग्राफी का जो न्यू सिलेबस आया है 2023, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से किस ब्रांच से कौन से टॉपिक डले हैं, क्योंकि बच्चे अभी भी काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं कि इस टॉपिक में अंदर कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि कई टॉपिक इन्होंने इस तरीके से डाल दिए कि एक ही टॉपिक में आपकी तीन टॉपिक्स हैं अंदर। ठीक है, आपकी अगर ओवरऑल में मैं पूरा सिलेबस देखूँ तो आपकी जो 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है ना, वहाँ से ये पूरा जो सिलेबस है बनाया गया है एग्जामिनर के द्वारा। तो यहाँ पर देखो मेनली जो सिलेबस में डाली गई वो आपकी 3 ब्रांच थी भाई। एक तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अब जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, दूसरी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। नॉर्मली अगर हम बात करें ना तो ज्योग्राफी की मेन 2 ब्रांच होती हैं। ज्योग्राफी की 2 ही ब्रांच होती है मेन, तो एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी और एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो एग्जामिनर ने इनको अलग अलग, जैसे आपकी जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, उनमें डिफाइन ना करके सीधा फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में कंबाइंड टॉपिक डाल दिया है। तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, तो आज की इस वीडियो से आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, और कोई इशू आपको लगे लास्ट में तो आप मुझे कमेंट तो कर ही सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के टॉपिक। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपके लिए कौन कौन से टॉपिक डाले गए हैं, तो मैं ये कहूँ कि कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, तो कहना गलत नहीं होगा भाई। ऑलमोस्ट एक आधा ही टॉपिक इन्होंने छोड़ा है, पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो पहला वाला टॉपिक है भारत, आकार, अवस्थिति और पड़ोसी देश, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है भाई इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का आपको क्षेत्रफल, भारत का एरिया, पॉपुलेशंस, भारत की नेबर्स कंट्री, भारत की लोकेशन, ठीक है, यानी इंडिया के बारे में, इसके राज्य, राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। फर्स्ट टॉपिक में ओवरऑल ज्योग्राफिकल तौर पर भारत का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेकंड, प्राकृतिक संरचना और भौतिक विभाजन, तो फिजिकल डिवीज़न, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है भाई आपके भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसमें जैसे भारत का हिमालय पर्वत हो गया, उत्तरी भारत का विशाल मैदान होगा, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, उत्तर पूर्वी राज्य, थार मरुस्थल, तो इन सबको द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें आपके इस टॉपिक में इंक्लूड होगी, टॉपिक नंबर 2 में। थर्ड टॉपिक जल निकास, जल निकास यानी ड्रेनेज सिस्टम, इसमें आपको पढ़ना है भारत की नदियों को पूरा डिटेल से, तो ये नदियों वाला टॉपिक है जल निकास। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ टॉपिक जलवायु, जलवायु यानी क्लाइमेट, भारत की गर्मी, सर्दी, बसंत, ये ऋतुओं तो पढ़नी ही है, कब से कब तक स्टार्ट होती हैं। उसके अलावा आपको मानसून को भी डिटेल में पढ़ता है, मानसून की इंडिया में एंट्री, फिर ड्यूरिंग मानसून क्या क्या होता है इंडिया में आपको पता है, फिर रिट्रेटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून, तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है इस वाले टॉपिक में। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु, तो इसमें देखो प्राकृतिक वनस्पति में तो आप पढ़ोगे टाइप ऑफ आपके फॉरेस्ट, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ वनस्पति, जो भी मतलब फॉरेस्ट पढ़ लो वही कवर अप कर देगी पूरे टॉपिक को। जीव जंतु में आप पढ़ोगे क्या, तो जीव जंतु में आपके आएंगे वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क, ये दोनों टॉपिक इस वाले में आ जाएंगे, क्योंकि जीव जंतुओं को तो आप इसी में पढ़ोगे ना, तो वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क आपके जीव जंतु में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राकृतिक आपदाएं और संकट, इसमें क्या पढ़ोगे आप, इसमें पढ़ोगे भाई भारत में जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं आती हैं, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गए, उन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। भारत के किस राज्य में कौन सी आपदा ज़्यादा आती है, किस तरीके से संकट उत्पन्न होते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, तो ये वो वाला टॉपिक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल संसाधन, भूमि संसाधन और कृषि, इसमें आप क्या पढ़ोगे, देखो जल संसाधन में आप पढ़ोगे कि भारत में कितना वाटर अवेलेबल है, पीने योग्य कितना है, और समुद्रों में कितना है, ठीक है, भारत के आसपास खारा कितना है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ोगे। घरेलू यूज़ कितना हो रहा है, कृषि में कितना यूज़ हो रहा है, तो जल संसाधन और इससे रिलेटेड यानी वाटर मैनेजमेंट को आप पढ़ोगे। उसके साथ साथ जो भी योजनाएं जैसे जल मीरू योजना है, हरियाली योजना है, तो ये सारा आपका एनसीईआरटी टॉपिक है। नेक्स्ट आता है भूमि संसाधन, भूमि संसाधन में पढ़ोगे भारत में किस किस टाइप की भूमि है, परती भूमि हो गई, वर्तमान भूमि,
प्रतिभूमि किसे कहते हैं, उर्वरा भूमि हो गई, उपजी भूमि हो गई, तो ये सारी भूमि संसाधन में आएंगे। और मिट्टी वाला चैप्टर भी आपका इसी में आ जाएगा। कृषि में पढ़ोगे आप टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, खरीफ, रफी, जायद, ये तो आप पढ़ोगे ही। इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ोगे जिसे गहन जीविका कृषि होती है, आपकी व्यापारिक कृषि होती है, आपकी जीवन निर्वाह कृषि होती है। तो ये सारी आप टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है 8 खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिजों में आप पढ़ोगे जो खनिज है जो भी इंडिया में पाए जाते हैं, लोहा, चांदी, सोना, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे और उनका वितरण भी। ऊर्जा संसाधन में आप विद्युत ऊर्जा हो गई, आपकी भूतापीय ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा होगी, तो इन सबको डिटेल में पढ़ोगे। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग यानी भारत में जो इंडस्ट्रीज एरिया है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, विनिर्माण है, उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं। और कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, चीनी उद्योग है, आपके वस्त्र उद्योग है, उन सबको आप इसमें लर्न करोगे। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ये तो आपको पता है, पॉपुलेशन को फुल डिटेल में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे कम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, सबसे कम, सबसे ज़्यादा घनत्व, सबसे कम, सबसे ज़्यादा वृद्धि, सबसे कम। तो इस तरीके से आपके टॉपिक रहेंगे। नेक्स्ट है मानव आवास। मानव आवास यानी मानव बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ और शहरी बस्तियाँ। भारत में कहाँ कहाँ ग्रामीण बस्तियाँ हैं, ग्रामीण बस्तियों के कौन से प्रतिरूप हैं, यानी किस टाइप की होती हैं, और ठीक है, शहरी में क्या क्या होता है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या, मिलियन से अधिक पॉपुलेशन। तो इस तरीके से आपको पूरा टॉपिक ये डिटेल में रहेगा, मानव आवास, बस इंडिया के अंदर। नेक्स्ट रहेगा परिवहन और संचार। देखो परिवहन और संचार में आप पढ़ोगे, परिवहन में आप पढ़ोगे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, वायु परिवहन, ये सारी चीज़ें आप परिवहन में पढ़ोगे। संचार में आप पढ़ोगे दूरदर्शन, आकाशवाणी, जो भी भारत का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारा आ जाएगा संचार में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी भारत का इंटरनेशनल लेवल पे जो व्यापार होता है वो थोड़ा बहुत वो आ जाएगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप एक टॉपिक पढ़ोगे पतन और बंदरगाह, ठीक है, सी पोर्ट्स आएंगे आपके अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह वाले टॉपिक में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाले टॉपिक में। नेक्स्ट आता है लास्ट, योजना और सतत विकास, भारतीय संदर्भ में चयनित मुद्दे और समस्याएं। भारत में जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, आपके प्रदूषण से रिलेटेड, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो सारी चीज़ें इसी टॉपिक में ऐड होगी। सतत पोषण विकास को पढ़ोगे, योजनाएं पढ़ोगे भारत में, तो ये सारा आपका एनसीईआरटी टॉपिक है। तो ये थी भाई ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो नियर अबाउट मैं कहूँ कि पूरी ही ज्योग्राफी है, तो कोई गलत नहीं होगा। देखो अब जैसे कई छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे जल निकास है, इसमें नदियाँ आ जाती हैं, जल निकास में नदियाँ आ जाती है, बट एक हमारा टॉपिक आता है झीलें, एक आता है बांध। बट कहीं ना कहीं देखें तो बांध टॉपिक हमारा नदियों से रिलेटेड होता है, तो बांध से क्वेश्चन वो बनाएगा ही बनाएगा। झीलें जो टॉपिक है तो वो भी जल का ही पार्ट, तो झीलों से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, एक आधा टॉपिक एक्स्ट्रा ही कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। छोड़ने की मत सोचना, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कर लेना, क्योंकि आपको पता है एचटेट वालों का सिस्टम यही होता है भाई। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें कैसे क्या रहेगा, अब देखो जो फिजिकल ज्योग्राफी है, अब ये जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, इसे हिंदी में बोलते हैं भाई। अब इस भौतिक भूगोल में आपके कंबाइन में टॉपिक है। देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो पूरी एक ही हमारी ब्रांच थी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की ज्योग्राफी हमने डिटेल में बता दी आपको। फिजिकल ज्योग्राफी में आपके कंबाइंस हैं, मीन्स इसमें आपको जियोमॉर्फोलॉजी के भी टॉपिक हैं, ओशिनियोलॉजी के भी टॉपिक हैं, और क्लाइमेटोलॉजी के भी टॉपिक हैं। और मैं ये कहूँ ना, जियोमॉर्फोलॉजी का एक आधा ही टॉपिक नहीं है, पूरी जियोमॉर्फोलॉजी है यहाँ। और क्लाइमेटोलॉजी का तो ऑलमोस्ट पूरी ही क्लाइमेटोलॉजी है। और ओशिनियोलॉजी का एक दो टॉपिक नहीं है, ओशिनियोलॉजी भी पूरी है भाई आपकी। अभी मैं डिस्कस करूँगी तब आपको समझ में आएगा। देखो जियोमॉर्फोलॉजी, सबसे पहले तो ये तो भूगोल है, विकास कार्य क्षेत्र विषय। इसमें वही इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे कि भूगोल वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया, कैसे किया, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट सौरमंडल और पृथ्वी की गतियां। अब जो पृथ्वी की गतियां, सौरमंडल, ये सोलर सिस्टम है, सबको पता है इसके बारे में, सारे ग्रह उपग्रह आपके ये आ जाएंगे। पृथ्वी की गतियां यानी पृथ्वी की घूर्णन गति, परिक्रमण गति, कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करती है, स्पीड क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। भाई हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कैसे पैदा हुई, किस किस चीज़ों से उसकी रचना हुई, कौन कौन से विस्फोट हुए, बिग बैंग थ्योरी वगैरह जो भी है, ठीक है, वो सारी थ्योरीज आ जाएंगी, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। नेक्स्ट आता है महासागर, महाद्वीप, उत्पत्ति व वितरण।
अब इस एक टॉपिक में आपके दो टॉपिक हैं, कैसे, दो महासागर है और महाद्वीप है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उनकी उत्पत्ति को प्रदर्शित करने की एक थ्योरी है महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। तो ये वो वाला टॉपिक है। अब वितरण से वितरण से आएगा भाई प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इस एक टॉपिक में आपकी ये दोनों थ्योरी आ जाती है, तो ये दोनों थ्योरी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन। बट महासागर और महासागर की उत्पत्ति और वितरण से आपकी एक चीज़ और भी आ जाता है कि आपको सारे के सारे महाद्वीप और सारे के सारे महासागर भी पढ़ने पड़ेंगे, उनकी क्वालिटी, उनकी किससे वो बने हैं, क्या क्या है महासागरों में, महाद्वीपों में क्या क्या है, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो कर ही लेना महाद्वीप और महासागर कंप्लीट। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन, हमारी पृथ्वी के आंतरिक पार्ट में क्या क्या है और वो किससे मिलकर बना है, तो वो है भाई ये वाला टॉपिक जिसे आप पढ़ते हो क्रस्ट मेंटल कोर के रूप में। नेक्स्ट आता है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, स्थल रूप और विकास। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, अकेले इस टॉपिक में 5-6 टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी के। इसमें देखो भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अब मुझे कैसे बताइए, आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में आगे सिर्फ यही लिखा हुआ भू आकृतिक प्रक्रियाएं, और अंदर जाके जब मैंने इस टॉपिक को देखा तो इसके अंदर आपके क्या क्या थे, वलन भी था, अपर्दन भी था, अपक्षय भी था, भ्रंश भी था। तो ये सारे टॉपिक आपके इस अकेले टॉपिक में थे। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं यानी आपको वलन भी पढ़ना है, भ्रंश भी पढ़ना है, आपको भाई जो आपके एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, सारे पढ़ने हैं। उसके साथ साथ स्थल रूप विकास। अब जो ये टॉपिक है, ये अकेला टॉपिक 4-5 टॉपिक को लिया हुआ है। स्थल रूप विकास में आपको क्या पढ़ना, मैंने खोल के देखा जब एनसीईआरटी, तो उसमें पता चला कि इसमें आपको नदियां द्वारा बनी सतला करतियाँ, हिम नदियों द्वारा बनी सतला करतियाँ, पवनों द्वारा बनी सतला करतियाँ, हवाओं द्वारा बनी सतला करतियाँ, भूमिगत जल द्वारा बनी सतला करतियाँ और समुद्री तरंगों द्वारा बनी सतला करतियाँ, सारी की सारी पढ़नी है। यानी 6 टॉपिक हैं अकेले इसमें स्थल रूप विकास में। तो जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट पढ़ के जाना। बस यहाँ पर 1-2 थ्योरी ही नहीं डाली, जैसे डेविस का अपर्दन चक्र, पैंक का अपर्दन चक्र, ये थ्योरीज नहीं डाली, बाकी पूरी जो जियोमॉर्फोलॉजी आपकी इसमें है सिलेबस में। अब यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी का हो जाता है एंड, और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी क्लाइमेटोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ पे एंड हो गया भाई, ये सारे टॉपिक आपके जियोमॉर्फोलॉजी के हैं, ठीक है। अब आता है वायुमंडल की संगठन और संरचना। तो वायुमंडल का जो संगठन है और संरचना है, यानी आपको लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ना है इसमें, और उसके साथ साथ सममंडल, विषम मंडल वो भी पढ़ना है। धूल कण, आपका इंद्र जो है धनुष बनता है, प्रभा मंडल होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। ये क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है। सौर विकिरण, ताप संतुलन और तापमान, ये आपके 2 और 3 टॉपिक है, 2 से 3 टॉपिक हैं। सौर विकिरण क्या होता है, किस तरीके से आता है, कितना पार्ट हमारी पृथ्वी लेती है, टाइप, ये सब कुछ पढ़ते हैं। कैसे कन्वेक्शन होता है, संवहन कैसे होता है, अभिवहन कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, टेम्परेचर क्या होता है, दैनिक तापमान क्या होता है, वार्षिक क्या होता है, ताप संतुलन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इस टॉपिक में आएगी जो कि क्लाइमेटोलॉजी में है। वायुमंडलीय परिसंचरण, अब इस एक टॉपिक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय परिसंचरण का मीन्स है भाई आपको फेरल कोश, हैडले कोश, ठीक है, ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे इस वाले टॉपिक में। वायुमंडलीय परिसंचरण टॉपिक में जो आपका फेरल कोश है, हैडले कोश है, उन सबको डिटेल में। उसके साथ साथ मौसम प्रणाली, ठीक है, जो आपका वायुमंडलीय परिसंचरण है, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, आपकी सारी हवाएं आ जाएंगी, पवनें आ जाएंगी, जैसे ध्रुवीय पवनें, व्यापारिक पवनें, वायुदाब भी आपका इसी टॉपिक में आएगा। ये मौसम जो प्रणाली है ना, इस मौसम प्रणाली में आपकी हवाएं आ जाएगी, वायुदाब आ जाएगा, हमारी छोटी मोटी जो हवाएं बहती है वो भी सारी इसी टॉपिक में आ जाएगा। तो ये भी 2-3 टॉपिक को कवर करता है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल में जल। अब वायुमंडल में जल, ये टॉपिक है, ये भी पूरा वाइड है भाई। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वायुमंडल में जल यानी आपको ओस, आर्द्रता, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, बादल, ये सारी जो वायुमंडल में पानी उपलब्ध है ना, जिन कणों के रूप में संघनन, यानी ये पूरा जो टॉपिक है वो ये है भाई कंडेंसेशन, जिसे बोलते हैं संघनन, ठीक है, ये टॉपिक है ये वायुमंडल में जल, जिसमें ओस, कोहरा, बादल, वर्षा, वृष्टि, मेघ, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है इस एक टॉपिक में ही। नेक्स्ट आता है विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन। विश्व की जलवायु, अब जो ये विश्व की जलवायु है इस टॉपिक में क्या आएगा, तो विश्व की जलवायु के टॉपिक में आप पढ़ोगे कोपेन महोदय और थॉर्नवेट महोदय का जलवायु वर्गीकरण।
एनसीईआरटी में विश्व की जलवायु वाले टॉपिक में दोनों का वर्गीकरण दिया गया, कोपेन का भी और थॉर्नवेट का भी, तो ये पढ़ना है। और जलवायु परिवर्तन में आप क्या पढ़ोगे, जलवायु परिवर्तन में आप जो इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हुए ना, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ठीक है, और CO2 किस तरीके से इफेक्ट करती है, तो ये सारी चीज़ें आपके जलवायु परिवर्तन टॉपिक में रहेंगे, जितने भी मुद्दे हैं वो सारे भी। तो भाई ये है इतनी आपकी क्या क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मुश्किल से एक आधा टॉपिक स्किप हुआ होगा, वरना पूरी क्लाइमेटोलॉजी है, एक एक टॉपिक में 2-2 3-3 टॉपिक इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हल्के में मत लेना, अपनी तैयारी में लग जाओ। अब ये नेक्स्ट आता है हमारा ओशनियोलॉजी। ओशनियोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान। अब समुद्र विज्ञान ओशनियोलॉजी में देखो जो समुद्री जल है, अब मैंने जब ये समुद्री जल निकाल के देखा टॉपिक एनसीईआरटी में, तो इसके अंदर आपके सारे के सारे महासागरों को पूरा डिटेल में पढ़ाया गया था। आपका हिंद महासागर में क्या क्या कौन से गर्त हैं, क्या क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी रैंक है, कौन कौन सी खाइयाँ हैं, कौन सी ज़्यादा गहरी खाई हैं, तो सब कुछ डिटेल में दिया गया था अलग अलग महासागरों का समुद्री जल में, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी उनकी गतियों की बात करें, भाई उनकी गतियों की बात करें तो उनकी गति में यानी आप पढ़ोगे जल धाराएं, उनकी गतियों में आप क्या पढ़ोगे, जल धारा यानी समुद्र जल धाराएं, जिसमें आप प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की, अटलांटिक महासागर की, इन सब की धाराओं को पूरा डिटेल में पढ़ोगे। तो समुद्री जल और उनकी गतियां, तो इसमें भी आपके 2 या 3 टॉपिक अकेले इसमें आ गए, हर एक महासागर आ गया अलग अलग, और उनकी गतियां, उनकी जितनी भी धाराएं हैं उन सबको आप पढ़ोगे। अब उनकी गति में आगे चल के 2 टॉपिक और ऐड किए गए थे एनसीईआरटी में, लवणता और तापमान, यानी आपको महासागरीय जल का लवणता, महासागरीय जल की खारेपन और उसके तापमान टॉपिक को भी पढ़ना है। तो इस अकेले टॉपिक में आपके 5 से 6 क्लासें हैं, अकेले ही टॉपिक में 5 से 6 क्लासें हैं भाई, ठीक है। तो इस अकेले टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता और संरक्षण। जैव विविधता, जैव यानी आपकी बायोडायवर्सिटी, कहाँ कहाँ कितनी पाई जाती है वर्ल्ड में, भारत के किस एरिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, उनको कैसे बचाया जा सके, और समुद्र में भी जो जैव विविधता है उनको कैसे बचाया जा सके। हाँ ये कह सकते हैं भाई अलग से इन्होंने अगर जैव विविधता की बात करें ना, तो इसमें इंक्लूड करें तो परवाल भित्ति वगैरह जो टॉपिक है समुद्र विज्ञान के, वो जैव विविधता में आ सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उनको कर लेना, ठीक है। बाकी ये टॉपिक नहीं दिया, ये जो ग्लोबिजरेना, जो उज होते हैं, जो पंख होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, वो टॉपिक इन्होंने नहीं दिया, बट अगर वो जैव विविधता में इनको इंक्लूड करता है तो कुछ कह नहीं सकते। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्किप मत करो, वीडियो को कर लो, क्योंकि एक एक टॉपिक में 3-3 4-4 है, वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस टॉपिक को कितनी वाइड ओर से देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेडागोजी है भाई, पेडागोजी आपको पढ़नी पड़ेगी, कुछ नहीं होती पेडागोजी के, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप भाई आप ज्योग्राफी के टीचर हो और आपको बच्चों को किसी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन कराना है आपको, ठीक है, तो आप सबसे पहले तरीका कौन सा करोगे, आप ट्रैवल चूज़ करोगे, मैप के थ्रू दिखाओगे, या किस तरीके से, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपको उसको चुनना होता है। लास्ट ब्रांच जो सिलेबस में डाली है वो है भाई आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखो कई बच्चे कहते हैं मैडम आपने तो कोर्स में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाई ही नहीं। भाई ह्यूमन ज्योग्राफी कोई अलग से ज्योग्राफी नहीं है, इनमें जो भी टॉपिक है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो ब्रांचेज है, ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो उसी के सारे टॉपिक यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने कोर्स में इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाई है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपको पढ़ाई है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसका अर्थ, इसमें सिद्धांत, इसकी प्रकृति, इसका कार्य क्षेत्र, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ नहीं होता, ये पढ़ोगे ना आप ह्यूमन, देखो मैं बता दूं ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। जब हम ज्योग्राफी को पृथ्वी पे जो भी तत्व पाए जाते हैं, जो कुछ भी एलिमेंट पाए जाते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो हमारी नॉर्मल ज्योग्राफी होती है। और जब उसी ज्योग्राफी को, उसी भूगोल को हम मानव के संदर्भ में पढ़ते हैं, यानी मनुष्य के साथ इंटरेक्ट करके पढ़ते हैं, हर एक चीज़ का मानव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सोचकर पढ़ते हैं, तो वो होती है भाई ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ये होता है इसका अर्थ, ह्यूमन ज्योग्राफी का अर्थ, ठीक है। सिद्धांत इसके कुछ है नहीं। प्रकृति की बात करें वही है कि मानव और पर्यावरण का किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, और इसके कार्य क्षेत्र में आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाती है, आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी आ जाती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ जाती है, तो ये आ जाता है। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक है ये। ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ भी डाला है एग्जामिनर ने, ह्यूमन डेवलपमेंट टॉपिक है ये। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आपका हर बार आता है। आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, क्वाटरनरी, क्वेनरी, पाँचों की पाँचों जो आपकी क्रियाएं हैं वो पाँचों की पाँचों आपको डिटेल में पढ़ना है, कौन से पोर्शन में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं।
वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये जो टॉपिक थे ना आपके, ये थे भाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी के। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पूरी करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की 3 ही वीडियो है ऐप में, वे तीनों आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आता है विश्व जनसंख्या। यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के क्या क्या टॉपिक डाले हैं। एक तो वर्ल्ड लेवल पर आपको पॉपुलेशन पढ़नी है भाई, वर्ल्ड का, विश्व का जो घनत्व है, वृद्धि है, संगठन है, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको परिवहन संचार, यानी वर्ल्ड में भी जो सड़कें हैं, जो रेल हैं, ठीक है, रेल परिवहन कैसा है, जल परिवहन, जो भी रूट्स हैं आपके, वो सारे पढ़ने हैं, और कम्युनिकेशन भी पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वर्ल्ड का, विभिन्न देशों का किसके साथ कैसा व्यापार है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपकी पैडागोजी यहाँ भी आएगी। तो पैडागोजी तो आपके तीनों ही ब्रांच से आएगी। तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा एस्टेट ज्योग्राफी पीजीटी सिलेबस, जिसमें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्या क्या टॉपिक है और एक टॉपिक के अंदर क्या क्या आएगा। अब एक चीज़ और भी आती है। अब बच्चों का ये सवाल है कि भाई पेपर में रह गया अब आपका 1 महीना, ठीक है, 1 मंथ, कितना रह गया है 1 मंथ। मैं मानती हूँ 1 मंथ रह गया एग्जाम में, ठीक है, 1 मंथ रह गया है। अब आप बच्चों का क्वेश्चन है, क्या मैम इस 1 मंथ में ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना, जो 1 मंथ आपके पास रह गया है एस्टेट के एग्जाम के लिए, अब इस 1 मंथ में आपका पहले इस सिलेबस में से कट क्या क्या गया है, ये देखो। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल जियो पूरी कट गई है भाई, एक भी टॉपिक इन्होंने नहीं डाला है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भाई पूरी कट गई है, एक भी टॉपिक इन्होंने नहीं डाला है। आगे बात करें रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी भाई पूरी कट गई है, एक भी टॉपिक नहीं डाला है। नेक्स्ट हम बात करें थॉट ज्योग्राफी, पूरी कट गई है, एक भी टॉपिक नहीं डाला है। 4 जो ब्रांच थी वो पूरी की पूरी कट गई है, इन चारों से एक भी टॉपिक नहीं डला है। आपके जियोमॉर्फोलॉजी से भी 1-2 टॉपिक स्किप हुए हैं, कट हुए हैं। ओशिनोलॉजी से भी 1-2 टॉपिक कट हुए हैं। आपके अगर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी का भी 1 आधा टॉपिक कट हुआ है। आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से भी 1 आधा टॉपिक कट हुआ है, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी टॉपिक कट हुए हैं। बट हम वो है कि हम उन्हें स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। बाकी ये चारों ब्रांच से आपका एक भी टॉपिक नहीं डला है। तो नियर अबाउट मैं बात करूँ 30% जो सिलेबस है वो आपका कट हो गया है पहले से। अब हमारे पास रह गया है 70%। अब इस 70% में हमारे पास रह गया है 1 मंथ, यानी 30 डेज। अब इन 30 डेज में हम इस 1 मंथ में किस तरीके से सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ोगे, आप बिल्कुल क्लियर माइंड है आपका, आपने चीज़ें पहले भी पढ़ रखी हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो काफ़ी चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमारे माइंड में छपी होती है, हमें पता होती है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो बहुत सारे टॉपिक हमें आते होते हैं, हमें सिर्फ उन्हें एक नज़र डालनी होती है। हाँ, यहाँ मानती हूँ आपको टॉपिक डिटेल में पढ़ने होंगे और फिजिकल ज्योग्राफी में, बट आपके पास 30 डेज है। 30 डेज में बात करें और मुश्किल से ये सारे टॉपिक्स में देखूँ तो 60 टॉपिक यानी 60 टॉपिक ही होंगे, 60 टॉपिक ही होंगे ना। और ये 60 टॉपिक भाई आपको 30 डेज में करने हैं। तो अगर आप एक दिन में 3 टॉपिक भी करो, एक दिन में 3 टॉपिक भी करो, तो 20 डेज में आपका होल सिलेबस कवर हो जाएगा। जो अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 डेज में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बचेंगे हमारे पास 10 दिन। उस 10 दिन में हम क्या करेंगे, उस 10 दिन में हम करेंगे भाई रिवीजन। मीन्स आपके पास जो भी नोट्स हैं, आप पूरी वीडियोस को तो एक बार देख लो, ठीक है, पढ़ लो, समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि एस्टेट में सीधे क्वेश्चन नहीं आते, कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद आपके पास जो 10 दिन बचेंगे उसमें जमकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उस 10 दिनों में आप कुछ भी नया मत पढ़ो, आपने जो पढ़ लिया है उसको माइंड में क्लियर कर लो, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लो। इन 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तब जाके आपके 60 मार्क्स में से आराम से 52 या 53 का आप स्कोर कर पाओगे। तो कोई जो भी बच्चे को, जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन है कि अगर हम अब कोर्स लेते हैं तो क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर मैं आपकी जगह होती तब भी मैं यही कहती, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बट डेडिकेशन के साथ,
लगन के साथ आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि कोर्स लेके रख दिया है, आप दिन में एक वीडियो कर रहे हो, टूटी फूटी पढ़ रहे हो, वो भी आधी अब आधी सुबह आधी शाम, ऐसे नहीं। पढ़ने बैठे हो 2-3 घंटे अपने सब्जेक्ट को दो। 2-3 घंटे सब्जेक्ट को देने के बाद जब आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ, चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं और हमारा सिलेबस कवर होता जा रहा है, आपको बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, देखो अब तो सिलेबस भी आपके पास लिमिट में आ गया है। पहले तो क्या होता था, पहले तो स्टेट वाले सिलेबस ही नहीं देते थे, हम कभी कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता था, तो हर बस साल 5-7 टॉपिक हमें नए ही देखने को मिलते थे। अब ऐसा तो नहीं है, अब चीज़ें आपके सामने बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं, है ना, ईजी हो गई हैं, कट गई है, लिमिट में सिलेबस आ गया है, तो उसका फ़ायदा उठाओ ना, पढ़ो, आज से ही पढ़ाई में लग जाओ। देखो वैकेंसी का कुछ नहीं पता कब निकल जाए, फिर आप हाथ मलते रह जाओगे कि काश मैं ये कर लेता, काश कोर्स लेके मैं पढ़ लेता। ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप कोर्स लेके पढ़ो, आपके पास बुक्स हैं, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप बुक से पढ़ लो, बट उसके लिए आपको क्या है ना, उतना टाइम है नहीं, क्योंकि बुक से आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, बुक्स में कंसेप्ट पूरा बड़ा होता है, उसमें से चीज़ें चूज करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोर्स में लिमिट में चीज़ें हैं, ठीक है, वो लिमिट में यानी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, आपको सिर्फ कहीं भी भागना नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, कितना अपना टाइम पढ़ाई में देते हो। ठीक है, अगर इस एक मंथ को अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाते हो तो 100% है कि आप 100+ मार्क्स एचटेट में लेके आओगे, बाकी सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है भाई, तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हो, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ, तो 1 महीना काफ़ी होता है भाई एचटेट के एग्ज़ाम के लिए। इतना भी भारी भरकम वाला एग्ज़ाम नहीं रहा है अब ये, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ बहुत कुछ कट हो गया। एसएसटी वाले बच्चों की बात करूँ तो हाँ, उनका तो सिलेबस बड़ा है, उनके टॉपिक ऐड हुए हैं, पर पीजीटी में टॉपिक ऐड नहीं हुए हैं, कट हुए हैं, कोई भी टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, सारे टॉपिक आपके वही है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक न्यू है और आपने बैच में कोर्स लिया और आपको लगे ये टॉपिक नहीं है और इसमें है, सिलेबस में वो टॉपिक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि मैम ये टॉपिक हमें पढ़ाओ, ये नहीं है। ठीक है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी और नेट ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है, लेट मत करो, अभी भी टाइम है। अगर आप चाहते हो कि हमारा आपकी बार ज्योग्राफी एचटेट ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए, आप क्वालिफाई कर जाओ, तो अभी जुड़िए आप अकेडमी के साथ। तो फिर मिलेंगे, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।